कितना बढ़िया कोइंसिडेंस है। चलिए देखिए, हाँ, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। अभी तक तो हम लोग पढ़े थे कि श्रीलंका में क्या कौन से लोग रहते थे, कौन सी भाषाएं बोलती थी। बेल्जियम के बारे में पढ़े थे कि बेल्जियम में कौन लोग रहते थे, क्या करते थे, ये सब कुछ पढ़ चुके थे। अब हम लोग को ये देखना है कि श्रीलंका में असल हुआ क्या था। अभी तक तो हम लोग सिर्फ कंपोजिशन पढ़े थे, श्रीलंका में कौन से लोग रहते थे, किस भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। लेकिन अब उस कंट्री के अंदर के बारे में डिटेल से पढ़ना है। उस कंट्री में कैसा ऐसा कुछ हुआ था, सिचुएशन क्या, लड़ाई हुआ था, क्यों हुआ था, उन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये क्लास 3 है। इसका मतलब मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, बहुसंख्यकवाद। हिंदी से समझ में आ रहा है इसका क्या मतलब होता है। जिसका संख्या बहुत ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म बोला जाता है। जिसका संख्या बहुत ज्यादा, जैसे इस क्लास में लड़का का संख्या ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, मेजोरिटेरियनिज्म में कौन आ जाएंगे, अच्छा गर्ल्स का संख्या ज्यादा है तो इसमें मेजोरिटीज में कौन सा आ जाएंगे, ये लोग आ जाएंगे। और ये लोग जो बोलेंगे भाई आप लोगों को करना पड़ेगा, है ना। ऐसा होता है, यहाँ पे संख्या कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे श्रीलंका में ऐसा ही कुछ था। सिन्हालीज स्पीकर बहुत ज्यादा थे, कितने परसेंट थे, 74% थे बताओ। और तमिल स्पीकर सिर्फ कितने परसेंट, 18%, 18% थे ना। yes. तो 18% वाला 74 के सामने तो कुछ भी नहीं रहा ना। तो वही यहाँ पे था मेजोरिटी श्रीलंका, जो बहुसंख्यकवाद वाले जो लोग थे वे क्या कर रहे थे ना, पूरा श्रीलंका तमिल जो थे, श्रीलंकन तमिल, उसको पूरी तरह से दबा दिए थे। तो उनके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। सबसे पहले मेजोरिटी का डिफिनेशन समझिए, इसका मतलब होता है क्या है। yes, हिंदी याद रखिए, अगर हिंदी आपने याद रखा इसका डिफिनेशन भी खुद से बन जाएगा। डिफिनेशन देखिए, ए बिलीफ दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन व्हिच एवर वे इट्स वांट्स। जो मेजोरिटी पीपुल्स रहेंगे, जो मेजोरिटी में रहेंगे, बहुसंख्या में रहेंगे, वो अपने मर्जी से जैसा चाहेंगे वैसे उस कंट्री वाले लोग के साथ सरकार में चलाएंगे। जैसे इट्स वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। पूरे माइनॉरिटी का विशेष को पूरा क्या कर देंगे, डिसरिगार्ड कर देंगे, उनको अनदेखा करेंगे और अपनी मर्जी से वे सरकार को चलाएंगे। आप नॉर्मली देखते हैं, अगर आपके घर में 5-6 बहन और एक भाई, तो भाई को कुछ बहन समझती ही नहीं है, यूं ही पीटते रहती है। यहाँ भी सेम ऐसा ही सिचुएशन है। 24% सिन्हालीज स्पीकर थे और मात्र 18% थे तमिल स्पीकर। तमिल वाला जहां मिलता था वो लोग पकड़ते थे, कूच देते थे, उसको बढ़िया से ढूंढ देते थे, क्योंकि 17-18% तो था, ये कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था। तो इसी को मेजोरिटीनिज्म बोला जाता है कि जो बहुसंख्यक वाले लोग होते हैं वे क्या करते हैं, अपने से छोटे वाले लोगों को क्या करते हैं, दबा करके रखते हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा सरकार को चलाते हैं। तो अब हुआ क्या इसके बदले में, then श्रीलंका इमर्जेड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उससे पहले श्रीलंका में क्या था, 1950 से पहले श्रीलंका जो था वो भी क्या था, एक कॉलोनियल कंट्री था। वो भी जो था उपनिवेशिक सरकार वहां पे चलता था, ब्रिटेन का वहां पे जो था क्या था, दबदबा था, ब्रिटेन वहां पे शासन करता था। तो 1948 में ये कंट्री आजाद हुआ है। श्रीलंका आजाद कब हुआ है, 1948 में आजाद हुआ है। किससे आजाद हुआ है, ब्रिटेन से आजाद हुआ है। चलिए, लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड द गवर्नमेंट बाय वर्च्यूज बाय देयर मेजोरिटी। अब देखिए, जब ये कंट्री आजाद हुआ, श्रीलंका जब आजाद हुआ तो हुआ क्या, वहां पे जो राजा बना, यहाँ पे जो शासन बना, जो गवर्नमेंट बना, वो सिन्हाला कम्युनिटी वाले सारे गवर्नमेंट बन गए, क्योंकि इन लोग की संख्या ज्यादा था, हो सकता है इन लोग कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा इंडिपेंडेंट में। तो ये लोग वहां के सारे जो कम्युनिटी वाले लोग थे वो पूरा डोमिनेटेड कर गया और गवर्नमेंट यही लोग अपना बना लिए। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब पूरे ये जो लोग थे तमिल स्पीकर वाले जो लोग थे ये बिल्कुल परेशान हो गए थे, इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा किया जा रहा था। तो एक एक्ट आया था 1956 में, आजादी के बाद 8 साल के बाद, जब श्रीलंका आजाद हुआ उसके 8 साल के बाद एक एक्ट आया था, एक कानून आया था। इस कानून में 3 इंपॉर्टेंट बात रखा गया था। वो 3 इंपॉर्टेंट बात क्या क्या, देखिए सबसे पहले इस एक्ट में क्या था कि इन दिस एक्ट सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस रिगार्डिंग तमिल। उस कंट्री में जो सिर्फ सिन्हाला रहेगा वो क्या रहेगा, ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, बाकी इसके अलावा और कोई लैंग्वेज ऑफिशियल नहीं रहेगा। अब बताइए, जो तमिल बोलते थे उन लोग के साथ तो डिसरिगार्ड हो रहा है ना, उन लोग को तो अनदेखा किया जा रहा है ना। तो ये काफी परेशान हो चुके थे वहां के लोग। इन दिस एक्ट सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिर्फ सिन्हाला ही, ऑफिस में जो भी काम होना रहेगा वो सिर्फ सिन्हाला जो लैंग्वेज रहेगा उसी काम से होगा। अब बता, जो सिन्हालीज नहीं जानते होंगे सिन्हाला बोलने के लिए तमिल वाले, वो अपने काम को कैसे करेंगे ऑफिस में, ये काफी सोचने वाला बात था। तो काफी प्रॉब्लम हुआ। आगे क्या हुआ, सिन्हालाज वेयर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटीज एंड इन एनी अदर पोजीशन। चलो यार, यहाँ तक तो हम मान लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं,
लेकिन इसके अलावा भी और क्या किया उन लोगों के साथ, सिन्हाला वाले जो लोग थे, जो लोग सिन्हाला भाषा बोलने जाते थे, उन लोग के लिए साथ में क्या था, प्रीफरेंशियल दिया जाता था, मतलब उनको आगे रखा जाता था किस चीज में, गवर्नमेंट जॉब में। अगर तमिल स्पीकर है और सिन्हाली स्पीकर है तो ज्यादा जॉब का जो प्रीफरेंस मिलेगा वो किनको मिलेगा, वो मिलेगा सिन्हाली स्पीकर को मिलेगा। तो यहाँ तो अब और भी प्रॉब्लम हो गया। और साथ में यूनिवर्सिटीज में जो ऊंचे ऊंचे स्थान होते, ऊंचे ऊंचे जो रैंक होते, वो सबका शब्द दिया जाता, वो सिन्हालाज को दिया जाता था। इवन आपने अगर ज्यादा मार्क्स लाया है तो भी तमिल बोलने वाले अगर ज्यादा मार्क्स लाए हैं तो पहले दिया जाता सिन्हालीज वाले लोग को। जैसे हमारे भारत में रिजर्वेशन सिस्टम कैसे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वोमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है, वोमेन कम नंबर भी लाती है, इनका सिलेक्शन हो जाता है, हम लोग ज्यादा नंबर लाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो ठीक यहाँ पे भी ऐसा ही था। ऐसा तो करना चाहिए तमिल के पास, तमिल लोगों के पास, क्योंकि ये संख्या में कम है, लेकिन ऐसा नहीं किया था। हमारे भारत में रिजर्वेशन का सिस्टम है किसके साथ किया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ। ये लोग क्या नंबर में बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा था। जो मेजोरिटी में था उनको ही रिजर्वेशन दिया गया था। यूनिवर्सिटी के जॉब में, यूनिवर्सिटी जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो प्रीफरेंस दिया जाता था वो सिर्फ दिया गया था सिन्हालीज वाले लोगों को। तो तमिल वाले बहुत गुस्सा हो गए थे। और आगे एक और भी क्या था, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, कि वो सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा बुद्धिज्म को, इसके अलावा कोई धर्म को वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये तो गलत बात हो गया ना, जबकि श्रीलंका में क्रिश्चियन भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया, सिर्फ बुद्धिज्म को ही वो प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत ही बुरा चीज था। ये तीन चीज जो था वो 1956 के एक्ट में लाया गया था। श्रीलंका में एक एक्ट आया था 1956 में। अब मतलब तीनों एक्ट हमको लगता है कि गलत है वहां के लोगों के लिए। तो ये तीन एक्ट जब आया तो श्रीलंका वाले लोग का रिएक्शन क्या हुआ वो देखिए। श्रीलंका वाले, कौन श्रीलंका वाले, जो नन सिन्हाली स्पीकर, जो सिन्हाला नहीं बोलते थे, उनका रिएक्शन कैसा हुआ तो देखिए। They felt that one of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. उन लोग को ऐसा लगा, जो नॉन स्पीकर सिन्हालीज थे, उन लोगों को ऐसा लगा, they felt that one of the major political parties led by बुद्धिस्ट वाले जो लीडर थे, बुद्धिस्ट मतलब कि यहाँ पे देखिए जो बुद्धिज्म के बारे में बोल रहा है कि ये जो सरकार बनाए थे, ज्यादा बोलने वाले ज्यादा धर्म के लोग कौन से थे वहां पे, बुद्धिज्म वाले लोग थे। जो बुद्धिज्म वाले सरकार बनाए थे, तो यहाँ पे जो तमिल स्पीकर थे उनको ऐसा लगा कि जो बुद्धिज्म वाले जो अपना पॉलिटिकल पार्टीज बनाए हैं, लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज, जो अपने लैंग्वेज की ओर सेंसिटिव है और कल्चर की ओर सेंसिटिव है। अगर वे लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे श्रीलंका से। ऐसा किनको लगा, ये लगा नन सिन्हाला स्पीकर को लगा। नन सिन्हाला स्पीकर में कौन लोग आते हैं, जो तमिल बोलते हैं, कितने परसेंट थे, 18% थे। और क्या है, they felt that the constitutions and government policies derived them from equal policies। उनको और भी ऐसा क्या लगा, गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, जो संविधान बना है उनके राइट्स को, उनके अधिकार को डिनाइड कर रहे हैं। पॉलिटिकल राइट्स को डिनाइड करना, ना ही उससे कोई गवर्नमेंट का कोई क्या बोलते हैं रैंक मिला है, ना ही इनको यूनिवर्सिटी में जॉब मिलता है, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रहा है। तो उनको ऐसा लगा कि क्या कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के आया हमारे लिए, वो हमारा इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को क्या कर रहा है, डिनाई कर रहा है और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। देम इन गेटिंग जॉब्स, जॉब भी नहीं मिल रहे उनको। तो अब क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल जो लोग थे काफी परेशान हो गए। सोच विचार करने के बाद उन्होंने खुद बोला कि चलो अब हम लोग मिलकर के एक पार्टी बनाते हैं। तो श्रीलंकन तमिल लॉन्चेड द पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर, उन्होंने खुद का अपना एक पार्टी बनाया। पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले रिकॉग्नाइज तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने क्या डिमांड किया, सबसे पहले कि जो हमारा भाषा तमिल है, उस तमिल को भी आप क्या करिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, ऑफिशियल लैंग्वेज का मान्यता दीजिए। अगला क्या है, रीजनल एटोनॉमी। रीजनल एटोनॉमी का मतलब समझते हैं कि जहां पे तमिल बोलने वाले लोग ज्यादा है, वहां पे जो सरकार बनाया जाए वो कौन से लोग को बनाया जाए, तमिल स्पीकर को ही बनाया जाए। पहले हमारा भारत में ही क्या चलता था, ये ऑटोनॉमी वाला सरकार चलता था ब्रिटिश के समय में। 1857 से पहले हमारा भारत में भी ऑटोनॉमी वाला ही गवर्नमेंट चलता था। बिहार का राजा कोई और है, उत्तर प्रदेश का कोई और है, दिल्ली का कोई और है। तो श्रीलंका वाले जो श्रीलंकन तमिल थे, उन लोग का ऐसा कहना था कि हमें भी रीजनल ऑटोनॉमी करवाया जाए, जिस रीजन में हम लोग ज्यादा है वहां पे हम लोग को ही सरकार बनाया जाए। तो बताइए श्रीलंकन तमिल लोग कहाँ कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे बताइए, नॉर्थ और ईस्ट में रहते थे ये लोग। तो ये लोग बोलना था, ये लोग का डिमांड क्या था कि मुझे रीजनल ऑटोनॉमी दिया जाए और साथ में इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दिया जाए, मुझे बराबर का अधिकार दिया जाए। इन लोग का ऐसा कुछ डिमांड था। समझ में आया, इतना कुछ था इसमें। बाकी कल से नेक्स्ट क्लास करेंगे।